हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। हमने पहले 4 चैप्टर देख चुके हैं। हमारा पहला चैप्टर क्या था? पहला था सौरमंडल था। दूसरा क्या था? दूसरा ग्लोब था, जो कि हमने अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में पढ़ा था उसमें। तीसरा क्या था? पृथ्वी की गतियाँ, यानी घूर्णन और परिक्रमण। और चौथा क्या था? मानचित्र। मानचित्र में हमने जैसे कि रेखा मानचित्र के 3 प्रमुख घटक होते हैं। कौन कौन सी? पहला था मैप। सॉरी, पहला क्या 3 था? कौन कौन सा था? मानचित्र के प्रमुख 3 घटक थे। कौन कौन से? पहला तो डिस्टेंस था, दूसरा डायरेक्शन था, तीसरा जो है सिंबल था। अब हम आज पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं, जो कि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यानी प्रभावित करते हैं मतलब एक दूसरे के बिना वह रह ही नहीं सकते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। पृथ्वी का ठोस भाग जो जिस पर हम रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको भूमंडल कहा जाता है। वायुमंडल, गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसों पाई जाती हैं। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जो ऑक्सीजन, वायुमंडल में ऑक्सीजन की संख्या मतलब ऑक्सीजन की मात्रा 21% माना गया है। 21% माना गया है। यहाँ पर टच हो जा रहा है तो फिर ये आ जा रहा है, ठीक है। और नाइट्रोजन की संख्या 21% माना जाता है, और नाइट्रोजन की संख्या जो है क्या है ये बताएं। 21% माना जाता है। नाइट्रोजन की संख्या जो है 78% माना जाता है। आई थिंक 78% माना जाता है। और ये लास्ट का कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या CO2, इधर देख लेते हैं। CO2 की मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03 माना जाता है। पाया जाता है, माना किया जाएगा, पाया जाता है, ठीक है। तो 21% जो है ऑक्सीजन है, और नाइट्रोजन है 78%, और क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। चलिए, यहाँ पर लिखने में बड़ा दिक्कत होता है बहुत। यहाँ पर क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं, और जो भी बचता है पॉइंट में वो दूसरी गैसें पाई जाती हैं। जलमंडल, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं। जीवमंडल, जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जीवमंडल में जो है सभी प्रकार के जीव पाए जाएंगे। भूमंडल, भूमंडल क्या होता है? तो पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी के पतली परतों का बना होता है। यह किसका बना होता है? तो भूमंडल किसका बना होता है? तो भूपर्पटी के चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। भूमंडल किसका बना होता है? तो भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। बड़े भूभाग को महाद्वीप के नाम से बड़े स्थलीय भूभाग को किससे जाना जाता है? किस नाम से? तो फिर महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विश्व के जो है विशाल या फिर सभी महासागर जो है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। समुद्री जल का तल जो है सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। स्थल की ऊंचाई को किससे मापा जाता है? तो समुद्री तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंची शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचा है समुद्र तल से? तो 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। विश्व का सबसे गहरा भाग कहाँ पर है? प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई जो है 11,022
सॉरी मीटर है, मीटर वर्ग नहीं, मीटर में है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंची भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? महाद्वीप, पृथ्वी महाद्वीप। अब यहाँ पर महाद्वीप के बारे में हम जानेंगे। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलाशय के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं, जैसे देख लेते हैं। एशिया हो गया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। और इस वीडियो को देखने के बाद आप मानचित्र में देखिएगा, जिससे कि आपको स्पष्ट होगा और जल्दी से याद हो जाएगा। मैप के माध्यम से हमको बहुत जल्दी कैच होता है कि कोई भी चीज़ हम जल्दी से याद कर लेते हैं, इसलिए मैप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो विश्व का और एक भारत का मैप अपने पास ज़रूर रखिएगा। जैसे जैसे हम इसमें पढ़ाएंगे आपको, वो सब जाकर आप मैप को देखते हुए पढ़िएगा, तो मतलब कि आपको जल्दी एब्जॉर्ब होगा। ठीक। विश्व के स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। विश्व के स्थल का बहुत बड़ा भाग जो है उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया विश्व का जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। ठीक। एशिया महाद्वीप जो है पृथ्वी के कुल 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वीय गोलार्ध में स्थित है। मतलब यह महाद्वीप, मतलब एशिया महाद्वीप जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। एशिया के पश्चिम में क्या है? यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप और एशिया कहा जाता है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यूरोप क्या है? एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है, मतलब एशिया के पश्चिम में यूरोप महाद्वीप स्थित है। आर्कटिका वृत्त इससे होकर जाती है। जो आर्कटिक वृत्त है वो एशिया से होकर जाती है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। एशिया जो है 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है और एक तरफ से स्थल से, जो कि अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला था एशिया, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप था। दूसरे स्थान पर अफ्रीका महाद्वीप आ जाएगा। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे जो है तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखाएं जो है अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? वो सहारा का रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? अफ्रीका में स्थित है, जो कि विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप जो है चारों तरफ से महाद्वीप समुद्र एवं महासागरों से घिरा हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील जो है अफ्रीका से होकर गुजरती है। नील नदी जो है अफ्रीका से होकर गुजरती है। सहारा मरुस्थल के गुफा चित्रों में नदियों एवं विभिन्न प्रकार के जानवरों को दिखाया गया है। यह दर्शाता है कि सहारा के लोग बहुत कल्पनाशील थे। सहारा के लोग दुनिया घूमे हुए थे। सहारा के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन विदेशी सहारा के क्षेत्र में रहते थे। जो विदेशी लोग आते थे वो सहारा के क्षेत्र में रहते थे। और आगे क्या है? सहारा रेगिस्तान में मिली गुफा चित्र में नदियों को मगरमच्छों के साथ दिखाया गया है। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, मवेशी और बकरियों को आम जानवरों के रूप में दर्शाया गया है। इससे पता चलता है कि सहारा कभी हरा भरा मैदान हुआ करता था। सहारा रेगिस्तान में गुफा चित्रों से पता चलता है कि मगरमच्छों वाली नदियाँ हुआ करती थी। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, मवेशी और बकरियां आम जानवर थे, लेकिन जलवायु के बदलाव ने इसे बहुत गर्म और शुष्क क्षेत्र में बदल दिया। सहारा कभी हरा भरा मैदान हुआ करता था। उत्तर अमेरिका विश्व की तीसरी सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तर अमेरिका जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला था एशिया, दूसरा था अफ्रीका, तीसरा है उत्तरी अमेरिका। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सकरे स्थल से जुड़ा है। ठीक है, यह दक्षिण अमेरिका से एक सकरे स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? पनामा स्थल संधि। जो उत्तरी अमेरिका है, मैप में आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का जो दिखाया गया है वो उत्तरी अमेरिका है। जो येलो कलर का दिखाया गया है वो दक्षिणी अमेरिका है।
ये जो है ये उत्तरी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है। तो इसमें क्या कहा गया है कि उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल पनामा जल संधि स्थल संधि पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यहाँ पर दिखा है, इसको जो है पनामा स्थल संधि कहते हैं। ये जो बीच में रेखा बना है उसको पनामा स्थल संधि कहा जाता है। संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप मतलब कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका जो है उसका अधिकांश भाग कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसके पूर्व में यानी दक्षिणी अमेरिका के पूर्व एवं पश्चिम में कौन सी 2 महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एडीज जो है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एडीज पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी यहाँ पर बताया गया कि दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। क्या है कि दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी दक्षिण अमेरिका में, ठीक है, साउथ अमेरिका दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी है? अमेजन नदी बहती है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऑस्ट्रेलिया ये ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ये जो मैप है ये ऑस्ट्रेलिया है। इसका राजधानी क्या है? आप कमेंट में बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। द्वीपीय महाद्वीप मतलब कि इस पे द्वीप जो है इसको द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि ये द्वीप के आकार का है। चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है इसलिए द्वीप की तरह तो ही है। ठीक, अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका जो है एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव जो है अंटार्कटिका महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढकी रहती है। सफ़ेद सफ़ेद नहीं होता है, सफ़ेद सफ़ेद से जमा हुआ रहता है। आप मैप में देखिएगा तो जो है अंटार्कटिका सफ़ेद सफ़ेद दिखेगा आपको नीचे की तरफ, क्योंकि वह बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ वहाँ पर जो है निवास संभव ही नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं, मतलब वहाँ पर बस शोध केंद्र स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ है। इनके नाम है मैत्री एवं दक्षिणी गंगोत्री। भारत के जो शोध है उनका नाम है मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री। निम्न में से कौन से अंटार्कटिका में भारत का किस सब स्टेशन है? मैत्री, दक्षिण गंगोत्री, भारत और अद्वितीय। यहाँ पर 2 हो जाएगा, मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री अभी हमने पढ़ा है तो ए और बी हो जाएगा। इसमें ए और बी दिया ही नहीं है, भारतीय भी हो जाएगा, ए बी और सी तीसरा सही आंसर सी देखिए सही है। दक्षिणी गंगोत्री पहला है, मैत्री दूसरा है, 1989 में बना था, तथा भारतीय तीसरा है 2012 में। अंटार्कटिका में भारत के सब स्टेशन है। भारतवर्ष 2012 से भारत का नवीनतम अनुसंधान स्टेशन है। इसका निर्माण खराब मौसम में शोधकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। और यहाँ पर क्या है, वही है अद्वितीय अंटार्कटिका में भारत का अनुसंधान केंद्र नहीं है। अद्वितीय जो है वो अंटार्कटिका में भारत का अनुसंधान केंद्र नहीं है। यह पृथ्वी विज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञान और समुद्र विज्ञान में अनुसंधान का समर्थन करने के लिए 2018 में भारतीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा स्थापित एक उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा है। यह गोवा भारत में भारतीय राष्ट्रीय अंटार्कटिका और महासागर अनुसंधान केंद्र में स्थित है, NCAOR में स्थित है। लौह अयस्क से संबंधित प्रिंस चार्ल्स पर्वत अवस्थित है। तो यहाँ लौह अयस्क यहाँ पर नीचे ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में, उत्तर अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में।
देखिए इसका आंसर भी दे दिया है कि अंटार्कटिका में स्थित है, तो फिर ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। लॉ से जुड़े प्रिंस चार्ल्स पर्वत अंटार्कटिका में स्थित है। वे 13 जनवरी 1956 को डब्ल्यू.जी. बेसर के नेतृत्व में एक ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय अंटार्कटिका अनुसंधान अभियान दक्षिण दल द्वारा खोजे गए थे। यह क्षेत्र अपने भूवैज्ञानिक महत्व के लिए जाना जाता है। लॉ क्षेत्र जो है अपने भूवैज्ञानिक महत्व के लिए जाना जाता है। प्रिंस चार्ल्स पर्वत में मुख्य रूप से मैग्नेटाइट के रूप में लॉ के बड़े भंडार हैं। प्रिंस चार्ल्स पर्वत जो क्षेत्र है वह भूवैज्ञानिक महत्व के लिए जाना जाता है और प्रिंस चार्ल्स पर्वत में मुख्य रूप से मैग्नेटाइट के रूप में लॉ के बड़े भंडार हैं। इन भंडारों को पहली बार 1980 और 1990 के दशक के दौरान वायु चुंबकीय सर्वेक्षण और उपग्रह इमेजरी के माध्यम से खोजा गया था। प्रिंस चार्ल्स पर्वत जो है में जो लौ भंडार पाए जा रहे हैं, लॉ भंडार पाए जा रहे हैं, को पहली बार 1980 ईस्वी में और 1990 के दशक के दौरान वायु चुंबकीय सर्वेक्षण और उपग्रह इमेजरी के माध्यम से खोजा गया था। जलमंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल से घिरा हुआ है। जो पृथ्वी है उसका 71% भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है और 29% भाग जो है वो स्थल से घिरा हुआ है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झील, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। जलमंडल। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। शेष भाग जो होता है 97% तो खारा जल है, फिर जो शेष बचा 3% जो जल है उसमें क्या क्या आ जाएगा, बर्फ की परतें आ जाएंगी, हिम नदियाँ आ जाएंगी, भूमिगत जल आ जाएंगी के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग जो है अलवण जल के रूप में प्राप्त किया जाता है, मतलब पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। क्योंकि वो 97% तो खारा है, बचा 3% में हम लोग जल पीने के लिए और वेस्ट भी होता है, कृषि के लिए भी हो गया, बहुत सारा काम उद्योग हो गया। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। महासागर जो है जल के मुख्य भाग है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणीय महासागर, आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर क्या है? सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। प्रशांत महासागर जो है पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। प्रशांत महासागर के चारों ओर जो है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका जो है के चारों ओर प्रशांत महासागर स्थित है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का पहला सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका तथा पूर्व किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। इसके पश्चिमी किनारे पर जो है वो उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका और पूर्व किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। जैसे कि हम आपको बता सकते हैं कि ये एस है, ठीक, तो यहाँ पर जो है उत्तरी अमेरिका हो जाएगा और यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा यूरोप, यहाँ पर जो हो जाएगा यूरोप हो जाएगा और यहाँ पर जो हो जाएगा अफ्रीका हो जाएगा। यहाँ पर अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्व किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक
तंदुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित है। यह जो है रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर, व्यापार की दृष्टि से जो है अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त महासागर है। नेक्स्ट है हिंद महासागर। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। देखिए यहाँ पर जो है ये त्रिभुजकार है, तो यहाँ पर अफ्रीका हो जाएगा, यहाँ पर एशिया हो जाएगा ना, एशिया हो जाएगा, एशिया हो जाएगा, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। यहाँ पर इंडिया तीन त्रिभुजाकार है, इसके उत्तर में एशिया है, इसके उत्तर में एशिया है, पश्चिम में ये अफ्रीका हो जाएगा और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। समझ में आ गया। त्रिभुजाकार है, इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। दक्षिणी महासागर जो है अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर, नेक्स्ट है आर्कटिक महासागर। उत्तरीय ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तरीय ध्रुव के चारों ओर फैली है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैली है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है। जो आर्कटिक महासागर है वह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जलसंधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया को यूरेशिया कहते हैं। ठीक। वायुमंडल, हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है। हमारी पृथ्वी जो है चारों ओर गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल जो है वो 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल कहा जाता है। सबसे नीचे जो है क्षोभमंडल रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो है क्षोभमंडल है। दूसरे स्थान पर समताप मंडल है, तीसरे स्थान पर मध्य मंडल है, चौथे स्थान पर आयन मंडल है और 5वें स्थान पर बहिर्मंडल है। यानी इसको जो है वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन जीवन गैस है, मतलब इसको कहते हैं जीवन गैस, यानी ऑक्सीजन जो है सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन जो है वो वृद्धि के लिए आवश्यक है। प्राणियों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई उष्मा को अवशोषित करती है। किसके द्वारा छोड़ी गई? पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई उष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। यह तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। वायु हमेशा जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर बहेगी। ठीक है। और आगे जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं। जीवमंडल में जो है जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है।
जीवमंडल में जो है सूक्ष्म जीवों से लेकर बैक्टीरिया से लेकर स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापमान कहा जाता है। अब भूमंडलीय तापमान किसे कहा जाता है? जब हम पेड़ पौधों को काटेंगे तो जो है पॉल्यूशन बढ़ेगा, यानी जो पॉल्यूशन हो रहा है वो एब्सॉर्ब ही नहीं हो रहा है, और जैसे कि विभिन्न उद्योग लगा देने पर उसमें बहुत सारे जो है गंदे मटेरियल बाहर निकलेंगे और जल को प्रदूषण करेंगे, जिससे कि जो है तापमान बढ़ेगा। इससे क्या है, प्रदूषण बढ़ रहा है। ये कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिए। ठीक, अब हम अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर 6वां चैप्टर पढ़ेंगे, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आती हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।